नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश में पहले चरण का मतदान होना है और इस दौरान कई सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी वोट बैंक ज्यादा है। यही कारण है कि पहले चरण में प्रचार में आदिवासियों का मुद्दा जमकर उठाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे शहडोल सीट की, जहां आदिवासी वोटर्स के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जनता वोट करेगी। लेकिन इस बीच दावों और वादों का दौर भी चरम पर है। बहुत अच्छी तैयारी है। भाजपा पूरे बहुमत के साथ पहले चरण की सभी सीट जीत रही और आने वाले सभी चरण बहुत ताकत के साथ निकालेगी। हमको इस क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देगी। इस बार तो पूरे मन बना लिए हैं कि हम किसी भी तरीके से भाजपा को नहीं देंगे। किस मुद्दे पर वोट करने जा रही है और क्या है वो मुद्दे जो नेताओं की किस्मत का फैसला करेंगे चर्चा और बताएंगे आपको शहडोल की जनता का मूड। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है और इस दौरान प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें से एक है शहडोल। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाली सीट पर बीजेपी ने जहां हिमाद्री सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सीट से फुंदेलाल सिंह मार्को को उतारा है। जहां मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सीटें मालवा निमाड़ में ज्यादा हैं, तो वहीं शहडोल भी जनजाति बाहुल इलाका है। विंध्य की शहडोल लोकसभा सीट शुरू से ही आरक्षित रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव में शहडोल लोकसभा में 8 सीटें थी, उसमें से 7 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली। और अब लोकसभा के रण में एक बार फिर दोनों पार्टियां इस सीट पर जोर लगाती नजर आ रही हैं। चलिए आपको प्रत्याशियों के दावे भी सुना देते हैं। हमको इस क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देगी और इस क्षेत्र में भी जैसा कि देश और प्रदेश में तो निरंतर हमारी सरकार कार्य कर रही है। हमारा जो ये शहडोल आदिवासी अंचल क्षेत्र है, इसमें भी बहुत से ऐसे मुद्दे रहे जो कई वर्षों से यहाँ इस क्षेत्र की मांग थी। इन सब को हमने प्राथमिकता में रख करके मैंने निरंतर कार्य किया है और आगे भी मैं तो अपने कर्मों पर विश्वास करता हूँ, अपने विचारधारा पर विश्वास करता हूँ और इस बार तो पूरे मन बना लिए हैं कि हम किसी भी तरीके से भाजपा को नहीं देंगे। हम परिवर्तन चाहते हैं कि लोगों में बड़ी आक्रोश है कि लोगों के छलावा, लोगों की घोषणाएं अब देख देख के लोग परेशान हो गए हैं। अब लोग चाहते हैं कि कुछ काम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस बार जीत कांग्रेस की होगी। शहडोल में इस बार जनता के मन में क्या है और जनता किस पार्टी पर भरोसा जताती है, ये तो आने वाले 19 अप्रैल को फैसला ईवीएम में लॉक हो ही जाएगा और 4 जून को पता चलेगा कि आखिर शहडोल की जनता का मन किस ओर डोला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा करने से पहले चलिए जानते हैं आदिवासी अंचल की शहडोल लोकसभा क्षेत्र के समीकरण और इतिहास के बारे में। शहडोल लोकसभा में 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हिमाद्री सिंह ने जीत हासिल की। उनके खिलाफ कांग्रेस की प्रमिल सिंह मैदान में थी, जिन्हें 3,44,644 वोट यानी कुल पड़े वोटों का 27.84% मिला था। जबकि इस चुनाव में हिमाद्री सिंह को 7,47,977 वोट यानी कुल पोलिंग का 60.43% वोट मिला। इसे मोदी लहर के साथ ही इलाके में उनके परिवार के होल्ड को बताया जा रहा है। और अब बात करते हैं शहडोल के सियासी गणित के बारे में। यहां पर 79.25% आबादी ग्रामीण क्षेत्र और 20.75% आबादी शहरी क्षेत्र की है। 44.76 अनुसूचित जनजाति और 9.35 अनुसूचित जाति के लोग यहां पर रहते हैं। शहडोल के मतदाताओं की बात करते हैं तो वोटरों की संख्या की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव के अनुसार इलाके में वोटरों की संख्या जो देखी गई थी उसमें से 8,48,05,068 पुरुष थे और 8,07,881 महिलाएं थी, जबकि अन्य की संख्या महज 25 रही है। और अब आपको बताते हैं शहडोल सीट का चुनावी इतिहास।
70 के दशक के बाद यहां ज्यादातर बीजेपी का ही कब्जा रहा। साल 1996, 1998, 1999 और 2004 के चुनाव में बीजेपी लगातार जीत हासिल करती आई, लेकिन 2009 के कांग्रेस ने वापसी की। हालांकि 2014 में एक बार फिर बीजेपी ने वापसी कर ली और यहां 2016 में उपचुनाव हुए जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की और उसके बाद 2019 में भी भाजपा ने इस सीट से जीत हासिल की। वहीं इस सीट पर विधानसभा सीट की बात करते हैं तो शहडोल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और कटनी की विधानसभा सीटें मिलाकर कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें 2023 के विधानसभा चुनाव परिणाम को देखें तो वर्तमान सांसद के गृह क्षेत्र के अलावा सारी यानी 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। केवल पुष्पराजगढ़ कांग्रेस के खाते में यहां पर गई थी। तो क्या अब का सियासी समीकरण है और किस तरह से अब बदलाव होगा या इसी तरह से बरकरार रहने वाले हैं, वो जानने की हम कोशिश भी करेंगे और चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है सचिन जी आपका। शैलेंद्र पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक है। बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका भी। प्रेरणा हमारे साथ शहडोल से जुड़ गई हैं। सबसे पहले प्रेरणा का रुख करना चाहूंगी, उसके बाद आप दोनों से चर्चा करूंगी। प्रेरणा, अगर हम शहडोल की जनता के मूड को समझना चाहें और मुद्दों को समझना चाहें तो क्या है यहां के मुद्दे? बिल्कुल, शहडोल के मुद्दे शहडोल की जनता से जानेंगे कीर्ति, और यहाँ की जनता क्या चाहती है राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की। जब हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, जाहिर सी बात है राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे उठने लगते हैं, और शहडोल में वो कौन से मुद्दे हैं जो कि यहाँ पर सांसद बनाने के लिए प्रभावी होंगे, जानेंगे, बातचीत करेंगे। आप बताइएगा, आप इस बार वोट देंगे, लेकिन इस बार कौन सी ऐसी बातें जिसको ध्यान पर रखकर आप अपना प्रतिनिधि चुनेंगे? यहाँ तो लोकल मुद्दे हैं, जो हम लोग जो भी वोट देते हैं अपने लोकल से देते हैं। तो यहाँ क्या विकास के नाम पे खाली अतिक्रमण हो रहा है और लोगों को बसने के लिए क्या है, विकास तो हो रही है लेकिन उस तरीके से नहीं हो पा रही जिस तरीके से होना चाहिए। नदी है, पवित्र नगरी अमरकंटक है, यहाँ पे नर्मदा नदी निकली हुई है, जहाँ से उद्गम है उनका सोन नदी, नर्मदा नदी, मतलब बहुत पवित्र जगह है। तो यहाँ पे लोगों को बसाने के लिए, बसावट के लिए देते हैं, लेकिन ये हम लोग 30, 40, 50 सालों से रह रहे हैं, लेकिन आज तक स्थायी नहीं हो पाए। न यहाँ मोदी सरकार का आवासीय योजना आ पाया, न तो लोगों को यहाँ आवास के लिए घर दिया जा रहा है, न तो शिवराज सिंह जी की ज़मीन की योजना, जो ज़मीन दिया जाए फ्री, वो भी नहीं दिया जा रहा है। मैं आ रही हूँ आपके पास। आपकी दुकान भी है यहाँ पे, आप व्यापारी भी हैं, और व्यापारी वर्ग को कौन सी ऐसी लाभ हैं जो कि अभी तक नहीं मिले हैं और आप चाहते हैं? लाभ के दृष्टिकोण से अगर ये देखा जाए तो महंगाई इस समय चरम सीमा पे है, और महंगाई के मुद्दे को लेकर के हर पार्टी अपना अपना व्यक्तित्व रखती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है मैं विकास कर रही हूँ, और कांग्रेस ये कहती है कि मुझे एक मौका मिले। इन दोनों की लड़ाइयों के बीच में जनता आपस में पिस रही है। लेकिन जहाँ तक महंगाई की बात है वो तो कम ही नहीं हो पा रही है, और मुद्दा हर किसी के पास अपना अलग अलग है। अब ये लोग जो बड़े उच्च स्तर पे बैठे हैं, अब जब उनके हाथ में सत्ता पहुंचती है तो वो उसका दुरुपयोग ही करते हैं। बिल्कुल। महिलाओं को लेकर क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की हम बात कर रहे हैं। आप जब वोट देंगी तो महिलाओं को क्या लाभ मिला है योजनाओं का, क्या समस्याएं हैं, आप बताइएगा। जी, महिलाओं को तो लाभ मिला है, बहुत लाभ मिला है महिलाओं का। अमरकंटक में कोई समस्या नहीं है, अमरकंटक में सुरक्षित है महिलाएं, बाकी आगे के लिए नहीं बोल सकते। सरकार के काम से संतुष्ट? हाँ, संतुष्ट है। तो निश्चित रूप से कीर्ति, देखिए मिला जुला प्रभाव है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि ये जो बढ़ी हुई महंगाई है वो लोगों के घर की जो अर्थव्यवस्था है उसको बिगाड़ रही है, और उसको सुधार में लाना चाहिए सरकार को। कई सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। प्रेरणा, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इन्हीं मुद्दों को लेकर के मैं यहाँ पर जो जिम्मेदार हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं उनसे भी समझना चाहूंगी। सचिन वर्मा जी, आपने सुना होगा जनता को, जनता साफ तौर पर कह रही है कि जमीन को लेकर के जो वादा किया गया वो अभी पूरा नहीं हो पाया है, महंगाई के कारण बजट बिगड़ गया है, और इस बार आप फिर से जा रहे हैं, तो क्या मान रहे हैं कि इतने सारे मुद्दों के बीच में जनता फिर से आपका साथ देगी? देखिए कीर्ति जी, जिस समय मनमोहन सरकार से भाजपा को सत्ता का हस्तांतरण किया गया था, उस समय महंगाई की जो दर थी वो 11% थी। इस समय महंगाई की दर जो है 5.5% पर जो है स्थिर है। तो महंगाई की जो दर है वो जो है अपने लोएस्ट लेवल पर है, और मनमोहन सरकार में गैस का सिलेंडर जो था वो 900 रुपए की एक जो टंकी जो है, गैस की टंकी जो है वो 900 रुपए में मिल रही थी। आज जो है गैस का सिलेंडर जो है वो
808 रुपए 50 पैसे में गैस का सिलेंडर आज भी मिल रहा है 10 साल बाद। 2014 में 900 रुपए में मिल रहा था और आज उसकी दर जो है घटी है और वो उससे भी कम जो है उसका रेट है। इसी तरह अगर आप अलग अलग पैरामीटर्स को देखें, पेट्रोल का जो दर था वो जो मनमोहन सरकार जब 2014 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ उस समय 74 रुपए के आसपास जो था वो पेट्रोल जो प्रति लीटर था, और आज की जो दर है अगर आप 10 साल के जो है इन्फ्लेशन को देखें और अगर उसको हाइक को देखें, प्राइस हाइक को देखें तो उसके हिसाब से जो है उस रेशो में वो पेट्रोल की दर भी नहीं बढ़ी है। तो अलग अलग मुद्दे जो हैं, महंगाई की जो दर है वो एक मुद्दा बनाने का, एक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास जो है कांग्रेस कर रही है और जनता उसे समझ रही है। आज क्षेत्र में भाजपा के डायरेक्ट जो लाभार्थी हैं जिन्हें मोदी सरकार की नीतियों का डायरेक्ट बेनिफिट मिला है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ही करीब 4 से 5 लाख लोग जो हैं हर एक लोकसभा क्षेत्र में हैं। तो इस तरह से 5 लाख वोटर्स इस तरह के हैं मतदाता जिन्हें प्रत्यक्ष लाभ जो है मोदी सरकार की। लेकिन सचिन वर्मा जी, अगर मैं देखूं दामों को लेकर के सिलेंडर का जो दाम आप बता रहे हैं वो बहुत अलग नजर आ रहा है। अब मैं इसी पर रिएक्शन भी ले लेती हूं शैलेंद्र जी से। शैलेंद्र जी, उन्होंने कहा कि 10 साल में जिस तरह से इन्फ्लेशन हुआ है उसके बाद इतनी महंगाई आई है, लेकिन महंगाई जो 2014 से पहले थी वो बहुत ज्यादा रही है। आप लोग बस मौका मांगते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, जनता भी ये कह रही है। देखिए कीर्ति जी, मेरे काबिल दोस्त सचिन वर्मा जी बड़े अच्छे से उन आंकड़ों को पेश कर रहे थे। आज जब आम जनता महंगाई की मार से पूरे देश में परेशान है और वो नए आंकड़े, अब आपको उन्हें खुद मुंह से कबूला कि उस समय पेट्रोल का क्या भाव था, आज 110 रुपए लीटर का पेट्रोल मिल रहा है, 100 रुपए का डीजल मिल रहा है। वो ये कहना भूल गए, शायद उनको ध्यान नहीं रहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसमें उस समय कितने डॉलर का बैरल आ रहा था, वो शायद बताना भूल गए। उस समय वो सस्ता था कि आज महंगा है। उस समय के मुकाबले में आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बैरल का भाव तो वो कहीं कहीं बहुत कम हो गया। उसके अनुसार तो आज डीजल का और पेट्रोल का भाव कम होना था। और 2014 में शायद उनको ये ध्यान नहीं रहा होगा बताने के लिए कि जो नारा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, और उनके उस समय के स्टार प्रचारक बाबा रामदेव 30 रुपए में पेट्रोल करने की बात कर रहे थे, अब 110 रुपए का हो गया। तो वो गणित मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्लस में हुआ कि माइनस में हुआ है। इस तरीके से अपनी बात को वो पीछे नहीं हट सकते कि महंगाई देश में बढ़ी है कि घटी है। आज आपका भी घर चल रहा है, मेरा भी घर चल रहा है, हम सबके घरों में किस तरीके से महंगाई के कारण दिक्कतें होती हैं हम सब भली भांति जानते हैं। लेकिन कहना और उसको प्रस्तुतिकरण, आज स्मृति ईरानी का वो चेहरा और वो उनका भाषण हम सबके सामने आता है, किस तरह गैस की टंकी पे उस समय करके बात बड़े तरीके से बातें कर रही थी। आज गैस की टंकी 1300 रुपए की हो गई। अभी चुनाव के टाइम थोड़े भाव कम कर दिए तो सचिन वर्मा जी कहने लगे कि चुनाव आए तो उसके पहले थोड़ा सा भाव कम कर दो ताकि कहीं ना कहीं डिबेट में कहीं मौका मिले तो हम उसको थोड़ा सा कम भाव बताने को मौका मिल जाए। ठीक है, उनको मौका मिल जाए, लेकिन आपको तो मौका भी नहीं दे रही है जनता, क्योंकि अगर हम बीते चुनावों को देखते हैं तो उतनी मजबूत पकड़ आपकी नहीं रही है। इस बार आप क्या मान रहे हैं? देखिए, प्रजातंत्र में सबका समय होता है। निश्चित रूप से हमारे देश की जनता, जो कि हम जनार्दन कहते हैं, हमारे देश का निर्माण करने वाले जो होते हैं वो देश के वोटर होते हैं। 2004 से 14 तक कांग्रेस पार्टी को मौका मिला, लगातार 10 साल तक उन्होंने सरकार चलाई और निश्चित रूप से 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने 10 साल का मौका दिया। इसका कहने का यह मकसद नहीं है कि मौका नहीं मिल रहा है, मौका सबको मिला है। हम आजादी के बाद से आज तक का समय लेंगे, अलग अलग समय में अलग अलग पार्टियां आती रही हैं, अपने अपने हिसाब से काम करती रही हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में देखना यह है कि जो वादे 2014 से आदरणीय मोदी जी ने किए थे कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, स्विस बैंक से काला धन लेकर आएंगे, हम 15-15 लाख खाते में दे देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन इन तमाम बातों में एक भी बात पूरी नहीं हुई। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बात कही थी और दिल्ली में प्रधानमंत्री जी की नाक के नीचे 750 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और उसके बाद जब किसानों के आंदोलन के बाद जो वो कानून, काले कानून लेकर आए थे, उन्हें मजबूरीवश उनको वापस देना पड़ा। लेकिन आज भी एमएसपी के लिए आज किसान परेशान है। मध्य प्रदेश का देख लीजिए आप, 27 रुपए क्विंटल के गेहूं और 31 रुपए क्विंटल के धान खरीदी की बात कही गई।
कहा था कि हमारी सरकार बनेगी 27 सचिन वर्मा जी, गेहूं और 31 शैलेंद्र जी कह रहे किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, युवा परेशान है, और उसके बाद अतिक्रमण का मुद्दा भी उठ रहा है। ये तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, कैसे फिर इस बार जनता के बीच जा रहे हैं, कैसे इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि इस बार आपकी दोबारा से यहां पर जो सीट है उस पर आप जीत हासिल करेंगे? देखिए, प्रेरणा ने अभी एक लाडली बहना से बात की थी वहां पर शहडोल में, और उन्होंने जो एक फीडबैक दिया कि वो सरकार की नीतियों से और सरकार जो सहायता दे रही है उससे वो प्रसन्न है। तो जनता इसी तरह जो है वो रिएक्ट कर रही है। देखिए, आज लाडली बहना जो स्कीम है उसके बारे में एक भ्रांति फैलाने का समय समय पर कांग्रेस ने कार्य किया। विधानसभा चुनाव के समय इनका नारा था कि ये जो स्कीम है जैसे ही रिजल्ट आएंगे वैसे ही बंद कर दी जाएगी। आज लाडली बहना जो स्कीम है वो अभी भी चल रही है, और उसकी जो सहायता राशि जो है वो सभी महिलाओं को प्राप्त हो रही है। अब मुद्दा उठाया जा रहा था कि 3,000 रुपए उसको करना है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 3,000 रुपए भी जो उसके बारे में वादा किया गया है उस सहायता राशि को 3,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। तो जो भाजपा जो बोलती है, भाजपा के जो घोषणा पत्र हैं उसको भाजपा लागू कर रही है, यही एक परेशानी कांग्रेस को है। कांग्रेस जो है आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के बारे में जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। जब हम भ्रष्टाचार को हटाने के लिए जो कार्रवाई कर रहे हैं तो ईडी के लिए, आईटी के लिए, सीबीआई के लिए, सबके लिए जो है एक विरोधी स्वर खड़ा हो गया है। विपक्ष उसके बारे में ईडी की बात करने लगा है। जब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है तो ईडी के विरोध में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि जो ईडी है उसका डर दिखाया जा रहा है, और डर दिखा के और जो है एक पलायन हो रहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो छोड़ के आरोप एक दूसरे पर आप दोनों ही लगा रहे हैं, लेकिन प्रत्याशियों की मजबूती कितनी है जमीन पर उसको लेकर के प्रेरणा से मैं समझना चाहूंगी। प्रेरणा, अगर दोनों ही प्रत्याशियों की बात करते हैं, फिलहाल मजबूत किसकी पकड़ नजर आ रही है? जनता किस पर ज्यादा भरोसा जताती हुई दिखाई दे रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कीर्ति, और मुझे लगता है इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि प्रत्याशी दोनों ही एक दूसरे की टक्कर के हैं। अगर हम बात करें फुंदेलाल मार्को की, फुंदेलाल मार्को एक ऐसे विधायक जो कि भारतीय जनता पार्टी की लहर में भी अपने आप को उतना ही मजबूती के साथ रख पाए आम जनता के बीच, और यही कारण कि फुंदेलाल मार्को चुनाव जीते। और इस बार एक बार फिर से महज एक सीट ऐसी है इस संभाग की जहां पर फुंदेलाल मार्को ने फतेह हासिल की है और कांग्रेस का एक विधायक बना है। वहीं अगर हम बात करें हिमाद्री सिंह की, हिमाद्री सिंह खुद भी आज से 5 साल पहले कीर्ति कांग्रेस पार्टी की एक नेता हुआ करती थी, फुंदेलाल मार्को के पक्ष में चुनाव प्रचार किया करती थी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, 2019 में लोकसभा चुनाव में टिकट मिला, 2019 में जीत हासिल की है, यानी कि उनको एक बार का अनुभवी नेता माना जाएगा। सांसद के चुनाव में हिमाद्री सिंह ने अनुभव ले लिया है। फुंदेलाल मार्को भी हालांकि सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं कीर्ति, लेकिन वो काफी पहले। अब की राजनीति में काफी बदलाव आया है। 2019 में हिमाद्री सिंह सांसद, इस बार एक बार फिर से सांसद की दौड़ में वो जिस तरह से आगे चल रही है, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, अब राजनीति में बहुत बदलाव आया है, और न केवल राजनीति में बल्कि जनता के मुद्दों में भी बहुत बदलाव देखने को मिला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।